आरोग्यम हॉस्पिटल में आज से पहले किसी ने भी अश्वी को गुस्सा करते नहीं देखा था। इसलिए जब आज डॉक्टर नीति की एक गलती पर अश्वी ने गुस्से में आकर उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया तो यह बात सबके लिए शॉकिंग थी। जब यह बात उड़ते उड़ते डॉक्टर न्याल तक पहुंची तो उन्हें भी हैरानी हुई, क्योंकि वे तो 3 साल से अश्वी के साथ ही रह रहे थे, वह भी एक ही घर में। अश्वी ने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया था, तो आज ऐसा क्या हुआ, यह सवाल उसके मन में उठा, जिसका जवाब उन्हें अश्वी के अलावा केवल निवांशी से ही मिल सकता था। इसलिए जैसे ही वो फ्री हुए उन्होंने निवांशी को तुरंत फ़ोन किया। वहाँ बेंगलुरु में भी सभी लोग अश्वी को लेकर चिंतित थे। अश्वी और अध्यांश दोनों बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, इसलिए किसी और ने भी नाश्ता नहीं किया था सिवाय पाखी के। उसे तो इन सब बातों से कोई लेना ही देना नहीं था। वो तो मस्त अपना नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। बाकी सभी हॉल में बैठकर अध्यांश के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अश्वी कब वापस आएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं था। सबको पता था कि वह शिमला गई हैं, इसलिए उनकी राह देखना व्यर्थ था। आज कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे हवेली में सभी ने एक साथ मौन व्रत धारण कर लिया हो। ऐसा लग रहा था जिससे हवेली में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए निवांशी की फ़ोन की रिंग बजी। निवांशी के साथ साथ बाकी सभी का ध्यान उस ओर गया। निवांशी ने फ़ोन की स्क्रीन पर नाम देखा तो उसे न्याल का नाम दिखाई दिया। न्याल का नाम देखकर उसने एक क्षण की भी देरी नहीं की और तुरंत फ़ोन उठा लिया, यह सोचकर कि अश्वी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएंगी। हाय वांशी, कैसी है तू? जैसे ही निवांशी ने फ़ोन उठाया, न्याल ने तुरंत उनकी खैरियत पूछी। मैं एकदम ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? और आशु, क्या आशु वहाँ पहुँच गई? निवांशी ने भी जवाब में उनकी और अश्वी की खैरियत पूछी। हम तो हमेशा की तरह मस्त हैं, मुझे क्या होना था। रही बात परी की, तो तुम उसे जानती हो, आते ही ऑपरेशन थिएटर में चली गई। एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। आराम तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पिया। न्याल, क्यों फ़ोन किया है? ये निवांशी से पूछकर उसे टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हमेशा की तरह हल्के फुल्के अंदाज में बात की। तो ऐसा कीजिए, जब वो ओटी से बाहर आए तो उसे कुछ खिला दीजिए। वो सुबह यहाँ से बिना नाश्ता किए निकल गई थी और कल रात उसे बुखार भी आया था, साथ ही वो बेहोश हो गई थी, इसलिए कल रात भी उसने कुछ नहीं खाया था। तो आप उसका ध्यान जरा खास तौर पर रखिएगा। अश्वी के हालचाल जानने के बाद निवांशी ने न्याल से अश्वी का खास ख्याल रखने की गुजारिश की। अरे वंशी, आज तो तुझे क्या हो गया है? क्यों तू इस तरह बिहेव कर रही है? आज से पहले तो तूने कभी मुझसे इस तरह रिक्वेस्ट नहीं की, हमेशा मुझे ऑर्डर ही देती थी। फिर आज क्यों तेरे तेवर बदले हुए लग रहे हैं? सब ठीक है ना? यहाँ अश्वी ने भी आते ही एक जूनियर डॉक्टर की क्लास लगा दी। अब सच में मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही है। प्लीज़ जो भी हुआ है मुझे बता दे, ताकि मैं कोई सॉल्यूशन निकाल सकूं। निवांशी का बदला हुआ स्वभाव देखकर न्याल को यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ है। भाई, इतना बोलते ही निवांशी रो पड़ी। उससे आगे कुछ नहीं कहा गया। निवांशी की रुआई सुनकर न्याल को भी झटका लगा, उसे चिंता होने लगी और उसने घबराकर पूछा, वांशी क्या हुआ है? तू क्यों रो रही है? प्लीज़ जो कुछ भी हुआ है मुझे बता दे, अब मुझे डर लगने लगा है। प्लीज़ वांशी, प्लीज़। न्याल को इस तरह चिंतित देखकर निवांशी खुद को रोक नहीं पाई और सुबह जो भी हुआ सब कुछ न्याल को बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद न्याल को अध्यांश और बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। बस उसने निवांशी को शांत रहने और रिलैक्स करने को कहा, साथ ही अश्वी की चिंता न करने की बात कहकर फ़ोन रख दिया। अध्यांश सिंह राजवंश, ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुझे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। पहले तो मुझे नहीं पता था कि परी की ये हालत तेरे कारण है, लेकिन अब मुझे सब मालूम है। अब बस मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। तूने परी को रुलाकर अच्छा नहीं किया। निवांशी से बात करने के बाद न्याल ने मन ही मन ठान लिया और अपनी कैबिन से उठकर ओटी की ओर चल पड़ा, जहां अश्वी डॉक्टर मीर और हॉस्पिटल के कुछ अन्य स्टाफ की मदद से एक प्रेग्नेंट महिला का ऑपरेशन कर रही थी। उस वक्त अश्वी का चेहरा इतना गंभीर था कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी पहले वो शायद रोई थी या फिर ऑपरेशन शुरू करने से पहले गुस्से में थी।
कुल मिलाकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न उदासी के न गुस्से के। निहाल का ऑपरेशन थिएटर में कोई काम नहीं था, इसलिए उसने एक नज़र अस्वी पर डालकर बाहर निकलने का फैसला किया। अस्वी की नज़र भी ओटी का दरवाज़ा खुलने पर निहाल पर पड़ी। उसे निहाल पर गुस्सा भी आया, क्योंकि चल रहे ऑपरेशन के दौरान किसी को भी ओटी के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी और आज निहाल ने खुद ही वो नियम तोड़ा था। लेकिन फिलहाल मरीज की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए अस्वी ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और निहाल से कुछ नहीं कहा। 4 घंटे लगातार ऑपरेशन चला, तब जाकर मरीज की जान बच सकी, साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे भी। ऑपरेशन खत्म करके अस्वी ने नर्स को निर्देश दिया कि मरीज को ओटी से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए और खुद अपनी सर्जन कैप और मास्क उतारे हुए ओटी से बाहर चली गई। ओटी से बाहर ही मरीज के परिवार के सदस्य बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर बाहर आए और वो अपने उस परिवार के सदस्य के बारे में जान सके जो अंदर मौत से लड़ रहा था। अस्वी को देखते ही मरीज के परिवार के सभी सदस्य उसे घेरने लगे और मरीज की स्थिति के बारे में पूछने लगे। अस्वी एक डॉक्टर होने के नाते उनकी चिंता समझ रही थी, इसलिए पहले उसने सबको शांत कराया और फिर बताया ऑपरेशन सफल रहा। मरीज और उनका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल वो बेहोश है, लेकिन 3-4 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। और हाँ, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी भी उनकी नॉर्मल ही होंगी, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएंगी। अस्वी की सारी बातें जानने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उनका धन्यवाद किया। अस्वी को और भी मरीजों का ऑपरेशन करना था, इसलिए वह वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी और सीधे अपने कैबिन की ओर चली गई। कैबिन में जाकर अस्वी ने फ्रेश होकर अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल चेक करते ही उसे हैरानी हुई, क्योंकि इन 6 घंटों में उनके फ़ोन पर अध्यांश के 100 से ज़्यादा मिस्ड कॉल और 50 से ज़्यादा मैसेज आए थे। हालांकि अस्वी का मूड अब भी उखड़ा हुआ था, इसलिए उसने उन कॉल्स और मैसेज को इग्नोर किया और अपनी सर्जन कैप और मास्क उठाकर फिर से ओटी की ओर चल पड़ी, जहां डॉक्टर मीर पहले से ही मौजूद थे। डॉक्टर नीति से अस्वी ने ऑपरेशन खत्म करके बात करनी थी। दूसरा ऑपरेशन 2 घंटे में ही खत्म हो गया। ऑपरेशन खत्म करके अस्वी ओटी से बाहर आई और वहां से निहाल के कैबिन की ओर कदम बढ़ाए। साथ ही एक नर्स को कहकर डॉक्टर नीति को भी निहाल के कैबिन में आने का आदेश दिया। अस्वी ने गुस्से में धड़ से निहाल के कैबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर आई। उसे इस हाल में देखकर निहाल के चेहरे पर भी पसीना आ गया। अस्वी का यह रूप उनके लिए बिल्कुल नया था। अस्वी गुस्से में कैबिन के अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। निहाल उसकी बात शुरू करने का इंतजार करने लगा, जबकि अस्वी डॉक्टर नीति का इंतजार कर रही थी। निहाल को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अस्वी का गुस्सा डॉक्टर नीति के साथ साथ उस पर भी निकलने वाला है। अस्वी के आने के कुछ देर ही डॉक्टर नीति भी निहाल की अनुमति लेकर उसके कैबिन में आ गई। हालांकि उन्हें पहले ही पता था कि उन्हें किस वजह से यहाँ बुलाया गया है, इसलिए आते ही उन्होंने सर झुका लिया और झुकी हुई नज़रों से अस्वी के सामने खड़ी हो गई और धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी मैम। नीति के मुंह से सॉरी सुनकर अस्वी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। वो अपनी कुर्सी से उठी और लात मारकर कुर्सी को धकेल दिया। क्या सॉरी? हाँ डॉक्टर नीति, क्या सॉरी? आपकी एक गलती से मरीज या उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि आपकी एक छोटी सी गलती से मरीज कितनी गंभीर स्थिति में पहुंच सकता था? इसका एहसास है आपको? मरीज की ज़िंदगी को क्या आपने मजाक समझ रखा है? आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं। मुझे आपसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। अगर गलती कर ही दी है तो सज़ा भुगतिए। कैंसर विभाग के हेड होने के नाते मैं आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड करती हूँ। और हाँ, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई आपसे तो मैं मेडिकल काउंसिल में आदेश देकर आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। अस्वी ने साफ शब्दों में डॉक्टर नीति को फटकार लगाई और आखिर में उन्हें धमकी देते हुए कहा। अपने सीनियर डॉक्टर से पहली बार डॉक्टर नीति को यूँ फटकार मिली थी, इसलिए उन्हें भी बुरा लगा, लेकिन उन्हें भी एहसास था कि उनके सीनियर की बात पूरी तरह से सही थी। इसलिए डॉक्टर नीति ने सामने से कुछ नहीं कहा और उन्हें जो सज़ा मिली उसे स्वीकार कर लिया। अब आप जा सकती हैं। थोड़ी देर में आपको आपका सस्पेंशन लेटर मिल जाएगा।
अश्वी ने उसी सख्त लहजे में आखिरकार कहा। अश्वी के जाने के इशारे पर डॉक्टर नीति ने भी कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अश्वी ने अपनी नज़रें नयाल की ओर घुमाई। अश्वी की नज़रों से नयाल को एहसास हुआ कि ज़रूर कोई बात है, इसलिए उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही उसे अश्वी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। और तुम डॉक्टर नयाल मेहरा, तुम अपनी गलती के लिए क्या सफाई दोगे? अश्वी के शब्द ही नहीं, उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ झलक रहा था। मैंने क्या किया? नयाल तो अनजान था कि उसने कोई गलती ही नहीं की है, इसलिए उसने बेखबर होते हुए अश्वी से पूछा, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कि चल रहे ऑपरेशन के दौरान ओटी के अंदर कोई नहीं जा सकता, डॉक्टर भी नहीं। फिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि तुम ऑपरेशन के बीच ओटी में घुस आए? अश्वी ने उसे उसकी गलती बताई और उसका कारण पूछा। अश्वी के बताने पर नयाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदगी से कहा, आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा उलझा हुआ था, इसलिए नियम कायदे भूल गया। तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। डॉक्टर नीति की तरह तुम भी सस्पेंड होंगे। तुम्हारी गलती छोटी थी, इसलिए तुम्हें 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है, अश्वी ने उसी अंदाज में कहा। अश्वी के मुंह से अपना सस्पेंशन सुनकर पहले तो नयाल जोर से हंसा और फिर हंसते हंसते ही उसने अश्वी से कहा, तुम मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम नहीं, इसलिए मुझे सस्पेंड करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। नयाल को यूं अभिमान में देखकर अश्वी ने भी उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर किसी को फ़ोन कर कैबिन के अंदर बुलाया। अश्वी ने फ़ोन रखा ही था कि तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और हॉस्पिटल के स्टाफ एक व्यक्ति अपने हाथ में 2 लिफाफे लिए कैबिन में दाखिल हुआ। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में रखे दोनों लिफाफे अश्वी को सौंपे और फिर वहाँ से बाहर चला गया। वो आदमी चला गया। लिफाफे खोलते ही अश्वी ने उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मान लिया कि मैं तुम्हारी जूनियर हूँ और तुम मेरे सीनियर, इसलिए मेरे पास तुम्हारे सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी और के पास तो यह अधिकार है और उन्होंने ही तुम्हारे सस्पेंशन लेटर पर साइन किए हैं ताकि अगली बार कोई गलती करने से पहले तुम 1 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचो। इतना कहते हुए अश्वी ने नयाल को उसका सस्पेंशन लेटर थमा दिया। नयाल ने सस्पेंशन लेटर हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा कि आखिर कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि उसे उसी के हॉस्पिटल से सस्पेंड करे। जिस एटीट्यूड के साथ उसने लेटर उठाया, साइन देकर उसका चेहरा उतना ही फीका पड़ गया। नयाल का यूं चेहरा उतरते देख अश्वी ने उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर कहा, तुमसे भी ऊपर एक व्यक्ति है, शायद तुम भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें शायद याद आ गया होगा ना। और अगर अब भी याद नहीं तो मुझे आरोग्य हॉस्पिटल के एमडी मिस्टर निहाल मेहरा को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं 1 हफ्ते का सस्पेंशन स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं होऊंगा तो क्या तुम इस 1 हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाली हो ताकि मेरी गैर मौजूदगी में हॉस्पिटल संभाल सको? निहाल ने आखिरकार हार मान ली और अपना सस्पेंशन स्वीकार करते हुए अश्वी से पूछा। अश्वी अभी जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसे मानो पहले ही पता था कि कोई फ़ोन कर रहा है। बिना नाम देखे ही उसने फ़ोन उठाया और सामने वाले से पूछा, टिकट हो गई मेरी आजर? जी भाभी। फ्लाइट का टाइम क्या है? रात 11 बजे। ठीक है, मैं एयरपोर्ट तक पहुंच जाऊंगी। यहाँ बेंगलोर एयरपोर्ट पर आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तरह से मैनेज कर लूँगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी मेरे बेंगलोर आने की खबर ना हो। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं खुद ना कहूँ। ठीक है भाभी, खासकर अध्यांश को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ध्यान रखूँगा भाभी। इतना कहते हुए अश्वी ने फ़ोन रख दिया और फिर निहाल की ओर देखा। हालांकि अश्वी की बातों से उसे पहले ही समझ आ गया था कि वह आज ही वापस जा रही है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। अश्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेहरा अंकल हॉस्पिटल संभाल लेंगे, ठीक है, लेकिन तुम आज का दिन तो रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। निहाल ने अपनी चिंता जताते हुए कहा।
यह संभव नहीं है और वैसे भी मेरी रिटर्न टिकट हो चुकी है। ठीक है तो कम से कम खाना खाकर तो जाओ। पूरा दिन तुमने ऐसे ही बिना खाए निकाल दिया, कम से कम कुछ खा तो लो। मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है, मेरी फिक्र मत करो। निहाल की बातों से अश्वी को अंदेशा हो गया था कि जरूर इसकी निवांशी से बात हो चुकी है और निवांशी ने ही उन्हें सब बताया है, इसलिए अश्वी वहाँ अधिक रुक नहीं सकती और वहाँ से बाहर निकल गई। एयरपोर्ट जाने के लिए अश्वी ने पहले से ही कैब बुक कर रखी थी जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। अश्वी कैब में बैठी और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। उधर आजर को मॉल के सीसीटीवी फुटेज जो गायब थे वो मिल गए थे, इसलिए उसने अध्यांश को फ़ोन करके उसके बारे में बताया और फिर वह सीसीटीवी फुटेज अध्यांश को ईमेल कर दिया। आजर को ऑर्डर देकर अध्यांश ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही दूसरे ही सेकंड में उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन रिंग बजी, जिससे अध्यांश समझ गया कि आजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज भेज दी है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, लेकिन अश्वी हवेली में नहीं थी, जिससे अध्यांश का मन भी हवेली में नहीं लग रहा था। इसलिए इतनी रात हो जाने के बावजूद अध्यांश राजवंश एम्पायर में था और अपनी कैबिन में बैठा हुआ अश्वी के बारे में सोच रहा था। आज पूरे दिन अध्यांश ने कोई काम तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरा दिन ऑफिस में ही गुजारा था। अश्वी की तस्वीरों को देखते हुए पूरे दिन में अध्यांश ने 1000 बार अपनी और अश्वी की खींची हुई तस्वीरें देखी और जो दूसरा काम उसने किया वह था हर तीसरी चौथी मिनट में या तो अश्वी को फ़ोन करना या फिर उसे मैसेज करना। यूँ अध्यांश ने पूरे दिन 1000 से भी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मैसेज अश्वी को किए थे। हालांकि यह बात अलग थी कि अश्वी ने उसके एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था, बल्कि मैसेज का जवाब देना तो दूर की बात, अश्वी ने तो उन पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। अश्वी ने तो तय कर लिया था कि वह कम से कम 2 दिन तक अध्यांश से बात नहीं करेंगी और इसलिए उसने शिमला छोड़ने से पहले ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और साथ ही आजर को भी सख्त शब्दों में समझा दिया था कि उसके बेंगलोर आने के बारे में अध्यांश को ना बताएं। आजर से सीसीटीवी फुटेज मिलते ही अध्यांश ने अपना मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट किया और वो फुटेज देखने लगा। जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज देखता गया वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसकी आंखों में गुस्से के कारण खून उतर आया और साथ ही नसें फूल गईं। पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अध्यांश गुस्से में चिल्ला उठा, अमन ठाकुर। नाम जीभ पर आते ही अध्यांश के सामने 5 साल पहले के कुछ दृश्य तैर गए, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने उन सभी दृश्यों को अपने दिमाग से झटक दिया और तुरंत उदय को फ़ोन लगाया। उदय ने फ़ोन उठाते ही अध्यांश से आदेश दिया, अमन ठाकुर अभी कहाँ है, इसका पता लगाओ और उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखो। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब पर ध्यान दो। राजवंश एम्पायर के सबसे बेहतरीन हैकर्स की टीम बनाकर उन्हें काम पर लगा दो। अमन ठाकुर का फ़ोन हैक करवाकर उसकी कॉल्स पर भी नज़र रखो। जी सर, मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ, उदय ने कहा। अध्यांश ने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उदय समझ गया था कि कोई तो बड़ा गलत है, नहीं तो उसका बॉस अपने ही दोस्त पर नज़र रखने को आदेश नहीं देता। उदय अभी इन्हीं ख्यालों में उलझा था, तभी फिर से अध्यांश की रौबदार आवाज़ सुनाई दी, और हाँ, अश्वी की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। ओके सर, उदय ने जवाब दिया। वैसे अभी अश्वी कहाँ है? अश्वी का ख्याल आते ही अध्यांश ने पूछा, सर भाभी तो बेंगलोर आ रही हैं, अभी 1.5-2 घंटे में तो वह बेंगलोर पहुंच जाएंगी, उदय ने जानकारी दी। क्या जान बेंगलोर आ रही है? और उसने मुझे बताया भी नहीं। और तुम कहाँ हो इस वक्त? यह सुनकर कि अश्वी इतनी रात में बेंगलोर वापस आ रही है, अध्यांश का गुस्सा और बढ़ गया। सर असल में मुझे भी नहीं पता था कि भाभी ने रिटर्न टिकट बुक करवा ली है और ऐन वक्त पर मुझे टिकट नहीं मिली, तो मुझे मजबूरन शिमला में ही रुकना पड़ा। सॉरी सर, उदय ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। अब जाकर उसे फ़ोन करके अश्वी की सिक्योरिटी अरेंज करवाओ। जिससे अश्वी की टिकट कराई है उसे पहले ही फ़ोन करके बता दो कि अगर अश्वी को कुछ भी हुआ तो वह जिंदा नहीं बचेगा, बास्टर्ड। क्योंकि अगर मैं खुद उसे फ़ोन करके कहूँगा तो भी वह मुझे कुछ नहीं बताएगा। भाभी का चमचा है पूरा, सैलरी मुझसे लेता है और वफादारी जान की करता है, अध्यांश ने गुस्से में कहा।
उसे भी अब समझ आ गया कि इस पूरे मामले में किसका हाथ है। ओके सर, मैं अजर्व को फ़ोन करके बता देता हूँ, उदय ने अध्यांश के गुस्से को भांपते हुए नरमी से कहा। उदय ने इतना कहते ही अध्यांश के फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही फ़ोन कटा, उदय ने तुरंत अजर्व को फ़ोन किया और सारी बात समझा दी। अजर्व से बात करके फ़ोन रखने के बाद अध्यांश ऑफिस से निकल गया और ग्लोरी रेजिडेंसी पहुंचा। वहां जाकर उसने कपड़े बदले और काले रंग की पैंट और हुडी पहनी, सिर पर टोपी लगाई और चेहरे पर मास्क। उसने अपनी हमेशा की गाड़ी लेने के बजाय उदय से नई गाड़ी का इंतजाम करवा लिया। इस तरफ सुबह 11 बजे शिमला से टेक ऑफ हुई फ्लाइट 1.5 घंटे बजे बेंगलोर लैंड हुई। अस्वी एयरपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करके एयरपोर्ट से बाहर आई। जैसे ही अस्वी एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा, तुरंत ही गार्ड्स ने आकर उन्हें घेर लिया। अचानक इतने सारे गार्ड्स देखकर अस्वी भी हैरान रह गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कुछ लोगों से पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही उसकी नज़र गार्ड्स की यूनिफॉर्म पर पड़ी, जिस पर ASR का लोगो था। लोगो देखकर ही अस्वी को समझ आ गया कि ये गार्ड्स अध्यांश के हैं और इसलिए उसे अध्यांश पर बहुत गुस्सा आया, साथ ही अजर्व पर भी, कि उसने किसी को भी ना बताने के लिए कहा था। फिर भी अजर्व ने अध्यांश को बता दिया। हालांकि अस्वी आगे कुछ सोच पाती, तभी एक गार्ड्स ने आकर उसके सामने फ़ोन रख दिया। पहले तो अस्वी ने आंखें झुकाकर उसकी तरफ देखा और फिर फ़ोन लेकर कान में लगा लिया। जैसे ही अस्वी ने फ़ोन कान से लगाया, उसे अजर्व की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे कह रहा था, भाभी गुस्सा मत करो, सर को आपकी रिटर्न यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता है। ये गार्ड्स मैंने भेजे हैं आपकी सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए। जब आप सही सलामत हवेली पहुंच जाएंगी तो ये गार्ड्स अपने आप चले जाएंगे। अजर्व को जैसे पहले से पता था कि अस्वी उसे गुस्सा करेंगे, उसने सब कुछ सही सही बता दिया। हालांकि सच्चाई ये भी थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि यह काम उदय से कहकर अध्यांश ने करवाया है। अजर्व की पूरी बात सुनने के बाद अस्वी ने उससे गुस्सा करना बंद कर दिया। उसने बस इतना कहा, मैं हवेली जा रही हूँ और हाँ, अगले 2 दिन तक मेरा फ़ोन बंद रहेगा, इसलिए किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो इन सभी गार्ड्स को समझा दो कि ये लोग मुझे जहाँ कहूँ वहाँ छोड़ दे और इस एड्रेस के बारे में किसी को भी ना बताएं। ओके भाभी, अजर्व ने लाचारी से अपना सर झुकाया। अस्वी ने फ़ोन काट कर उस गार्ड को वापस फ़ोन दे दिया और फिर गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, सभी गार्ड्स भी बाकी गाड़ियों में बैठ गए और उनका काफिला वहां से निकल पड़ा। उन गाड़ियों के काफिले के पीछे एक काला स्कॉर्पियो भी उनका पीछा करने लगा। अस्वी ने पहले ही ड्राइवर को बता दिया था कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी सीधे ग्लोरी रेजिडेंसी की तरफ बढ़ाई। उस फ्लैट की लॉक सिस्टम अस्वी के फिंगरप्रिंट से भी खुलती थी, इसलिए अस्वी को फ्लैट के अंदर आने में कोई समस्या नहीं हुई। जैसे ही अस्वी फ्लैट के अंदर आई, सभी गार्ड्स भी वहां से चले गए। अस्वी ने फ्लैट में आते ही अपना हैंडबैग वहां हॉल में ही सोफे पर फेंका और खुद वॉशरूम चली गई। बेडरूम में जाकर अस्वी ने अलमारी से अपने लिए घुटने तक आने वाली टी-शर्ट निकाली और वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में जाकर अस्वी ने गर्म पानी से शावर लिया और कपड़े बदल कमरे में आई। कमरे में आकर अस्वी ने बिस्तर पर लेटते हुए महसूस किया कि पिछले रात से उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया। पूरे दिन ऑपरेशन थिएटर में बिताने और फिर यात्रा की थकावट के कारण जैसे ही बिस्तर पर पड़ी, उसे नींद आ गई। जब अस्वी वॉशरूम में थी, तब अध्यांश भी फ्लैट में आ गया। हालांकि वह बेडरूम में नहीं गया, हॉल में बैठकर अस्वी के सोने का इंतजार कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि अब अस्वी सो चुकी होंगी, तब अध्यांश बेडरूम में गया। बेडरूम में जाकर अध्यांश ने एक नज़र आराम से सोती हुई अस्वी पर डाली, जिसके चेहरे पर पूरे दिन की थकावट साफ नजर आ रही थी। आज उसका चेहरा बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। अस्वी को इस हालत में देखकर अध्यांश को थोड़ी दुखी भी महसूस हुई। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए अध्यांश ने गहरी सांस ली और खुद भी बिस्तर पर आकर अस्वी के पास लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। अस्वी सो तो गई थी, लेकिन उसकी नींद अभी हल्की थी। जब अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ा और खींचा तो उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन उसने उठने या बैठने की थोड़ी ताकत भी नहीं थी, इसलिए वह अध्यांश के ऊपर लेटी रही और उससे पूछा,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भले ही वह थकी हुई थी, लेकिन उसके स्वर में अध्यांश के लिए नाराजगी साफ झलक रही थी। जान, यह मेरा भी फ्लैट है। अध्यांश ने सीधे जवाब नहीं दिया। अध्यांश के इस जवाब को सुनकर अश्वी चिढ़ गई और इसलिए उसने थोड़ी ऊपर उठकर अध्यांश के गाल पर एक चपट लगाई। अश्वी का ऐसा करना अध्यांश को थोड़ी शॉकिंग लगी और उसे यह पसंद भी आया कि अश्वी धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हो रही है। अश्वी ने अध्यांश के गाल पर चपट लगाई, जिससे अध्यांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए बोला, जंगली बिल्ली। अश्वी ने सुना कि अध्यांश उसके लिए क्या कहा, लेकिन उसने कोई जवाब देने के बजाय अजहर पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोली, मैं अजहर को नहीं छोड़ने वाली। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको बताने की, जब मैंने उसे साफ साफ मना किया था कि रिलैक्स जान। अजहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। अश्वी को शांत करने के लिए अध्यांश ने उसके बालों को सहलाना शुरू किया। तो फिर क्या आपको सपना आया था कि मैं शिमला से आने के बाद हवेली जाने के बजाय फ्लैट पर आऊँगी? नहीं, सपना नहीं आया। लेकिन मैं तो रात के 10 बजे से यहाँ हूँ, अध्यांश ने जवाब दिया। कैसे? आप हवेली क्यों नहीं गए? जब तुम ही हवेली में नहीं थी तो मेरा मन हवेली में क्यों लगेगा, और इसलिए मैं यहाँ फ्लैट पर आ गया। झूठे नाटक मत करो। अब मैं आपकी बातों में नहीं फंसने वाली। ओके फाइन, अभी इस टॉपिक पर चर्चा करना छोड़ देते हैं। गुड डिसीजन। अब तुम यह बताओ कि कल जब हम सब मॉल गए थे तब तुम अमन से मिली थी और उसने तुम्हें ऐसा क्या कहा था कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था? अध्यांश पहले से ही सब कुछ जानता था, लेकिन वह अश्वी के मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए उसने यह बात छेड़ी। अमन का नाम सुनते ही अश्वी का पसीना बहने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी, वह सचमुच कांपने लगी। अश्वी का शरीर कांप रहा था, जो अध्यांश को भी महसूस हो रहा था। अश्वी को इस तरह पैनिक होते देखकर अध्यांश को भी परेशानी होने लगी। उसने अश्वी का चेहरा अपनी गर्दन में छिपा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। रिलैक्स जान, रिलैक्स। अध्यांश, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अश्वी के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। जान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा अब कभी नहीं होगा। ये अध्यांश सिंह राजवंश सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वीन यानी मिसेज अश्वी अध्यांश सिंह राजवंश का है और हमेशा रहेगा। इसलिए अपने मन से वो डर निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ना तो मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और ना ही तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगा, समझी? अध्यांश ने विश्वास के साथ बहुत प्यार से अश्वी के माथे पर हाथ फिराते हुए कहा और अश्वी का माथा चूम लिया। अध्यांश इतना कहकर रुका, तभी उसे अपने गले में हल्की सी नमी महसूस हुई। उसने अश्वी का चेहरा अपने हाथों में लेकर उठाया तो देखा अश्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अध्यांश तुरंत अश्वी को लेकर पलटा ताकि अश्वी बिस्तर पर आ जाए और अध्यांश उसके ऊपर आ जाए। अश्वी को अपने नीचे करने के बाद अध्यांश ने एक हाथ से उसके आंसू पोंछे और दूसरे हाथ से उसके गाल पर रखकर अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए अध्यांश ने अश्वी से पूछा, जान, अब मेरी आंखों में देखकर बताओ कि उस वास्टर्ड अमन ठाकुर ने तुम्हें क्या कहा था? अध्यांश के इस तरह प्यार से विश्वास से पूछने पर अश्वी की आंखों के सामने वो दृश्य आ गया जब वह मॉल में ऐसे ही घूम रही थी। फ्लैशबैक। सभी लोग मॉल में पहुंचे। इससे पहले ही अध्यांश ने अश्वी की शॉपिंग करा दी थी, इसलिए अश्वी को कुछ खरीदने का मौका ही न मिला, जिससे वह ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी। हालांकि वह निवांशी और आंशी के साथ थी और उनकी शॉपिंग में उनकी मदद कर रही थी। तभी अश्वी की नज़र एक दुकान पर पड़ी। ग्लास दरवाजे के पास रखे मेडिकल पर पड़ी। उस मेडिकल पर एक बहुत ही शानदार वाइन रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उस शर्ट को देखकर अश्वी को अध्यांश का उसका ख्याल आया। उसने अध्यांश के लिए वह शर्ट लेने का मन बना लिया और इसलिए आंशी और निवांशी से छूटकर वो उस दुकान में गई। मॉल अध्यांश के आजर को कहकर पहले ही खाली करवा दिया था, इसलिए उस दुकान में भी 2-3 स्टाफ मेंबर्स के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अश्वी ने उस शर्ट को वहां से एक स्टाफ से पैक करवा लिया और फिर अध्यांश के लिए दूसरे शर्ट देखने लगी। स्टाफ के लोगों ने पहले ही अश्वी को अध्यांश के साथ देख लिया था, इसलिए वहां मौजूद सभी ने उसे डिस्टर्ब ना होने देने के लिए एकांत दे दिया। अश्वी भी अपनी मस्ती में अध्यांश के लिए शर्ट और टी शर्ट देख रही थी
और जो उसे पसंद आ रहा था वो उसे एक तरफ रख देती। ऐसा करते करते अश्वी ने अध्यांश के लिए 2 शर्ट और 3 टी शर्ट पसंद कर ली। शर्ट और टी शर्ट लेकर अश्वी बिलिंग काउंटर पर जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र वॉच सेक्शन पर पड़ी। उसने अपने हाथ में रखे शर्ट और टी शर्ट वहाँ के स्टाफ को बुलाकर दे दिया और खुद वॉच सेक्शन में चली गई। वॉच सेक्शन में पहुंचकर अश्वी अध्यांश के लिए घड़ी चुन ही रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, क्या बात है डॉक्टर रैना? ओह सॉरी मिसेज राजवंश, अपने पति के लिए शॉपिंग कर रही है ना? कुछ ऐसे ही किसी की आवाज़ सुनकर अश्वी चौंकी, क्योंकि एक तो उसके और अध्यांश के विवाह के बारे में किसी को पता नहीं था, और दूसरा कि अध्यांश ने उसे पहले ही बता दिया था कि मॉल में उसके दोस्तों के अलावा सिर्फ मॉल का स्टाफ होगा। तो फिर यह व्यक्ति कौन है जिसे उसके विवाह के बारे में पता है और जो मॉल में घूम रहा है? यह सोचते सोचते अश्वी पलटी। अश्वी ने पलटकर देखा तो उसके सामने अमन ठाकुर खड़ा था। यह चेहरा अश्वी कभी भूल नहीं सकती थी, क्योंकि इस एक चेहरे ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। तेरे काम से काम रख अमन, मेरी ज़िंदगी में तेरा नाक घुसाने का काम बंद कर दे, नहीं तो लास्ट टाइम जो जेल में जाते जाते बच गया था, लेकिन इस बार तो तुझे सीधा नर्क के दर्शन करवा दूंगी। अमन को देखते ही अश्वी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह एटीट्यूड, हाँ नाइस, मतलब तेरे नाम के पीछे राजवंश क्या लगा? तू तो हवा में उड़ने लगी, नॉट बैड। अमन ने अश्वी को चिढ़ाने के लिए हंसते हंसते कहा, यह पावर पहले भी मुझ में था, इसके लिए मुझे राजवंश नाम का मोहताज नहीं होना पड़ा। अश्वी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, मिसेज राजवंश, इतना हवा में उड़ना अच्छा नहीं कहा जा सकता, और वैसे भी जिसके दम पर आप उड़ रही हैं, क्या पता वह व्यक्ति आपको कब छोड़कर चला जाए। इस बार अमन ने अश्वी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, पर हाथ रखा और सच में अश्वी उखड़ गई। उसने अपने दांत भींचे और अमन को जवाब दिया, इनफ इज इनफ अमन ठाकुर, जो गलत होने वाला था वो अतीत में हो चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पति मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, समझा? अश्वी ने इस आक्रोश में भी अध्यांश पर विश्वास न खोते देखकर अमन चौंक गया, इसलिए उसने अश्वी को तोड़ने के लिए शब्दों का सहारा लिया, ऐसे शब्द की जिनसे अश्वी का विश्वास भले ही ना टूटे। लेकिन मिसेज राजवंश, अभी भी आप भ्रम में जी रही है, मतलब एक बार फिर जिस आदमी ने आपको छोड़ दिया था वो फिर से आपको छोड़ नहीं देगा? क्या गारंटी है? सच में मुझे आप पर तरस आता है। मतलब उस आदमी ने 2 मीठे शब्द क्या कह दिए, कुछ दिन आपके साथ क्या बिता लिए, आप ये भी भूल गई कि उस आदमी ने 5 साल पहले आपके साथ क्या किया था। मैं तो सोचता हूँ कि कोई भला भोला कैसे हो सकता है। सच में आप भोली हैं या मूर्ख। आपके पति ने आपके साथ इतना कुछ गलत किया, फिर भी आप उस पर विश्वास करके उसे 1 महीने भर का समय दे रही है। सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे दया आती है। और सच में ऐसा हुआ। अमन के शब्द अपना काम कर गए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते अश्वी के मन में डर बैठा गया। अश्वी वहीं चुपचाप खड़ी रही। उसे फुल एसी में भी पसीना आने लगा। हाल का समय सब कुछ बताकर अश्वी चुप हो गई और अध्यांश की आंखों में देखने लगी। अध्यांश को भी अश्वी की आंखों में छिपा सवाल समझ आ गया। उसने अश्वी के माथे पर किस करते हुए कहा, जान, जिसे जो कहना है वो कहें, लेकिन आप घबराओ मत। हमारे दोनों के नसीब में जितनी दूरी लिखी थी वो अब पूरी हो गई हैं। अब तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। अध्यांश के मुँह से वो सुनकर जो अश्वी सुनना चाहती थी, उसे सुनकर अश्वी ने भी मुस्कुराया और उसने अपने चेहरे को थोड़ा ऊंचा करके अपने होठ अध्यांश के होठों पर रख दिए। इस कहानी में आगे आप लोग को जानना है तो कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। माता रानी का आप पर और आपके परिवार पर ढेर सारा आशीर्वाद बना रहे। फिर कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।